आशीर्वाद। नमस्कार सभी को। मैं अच्छा, डॉक्टर साहब हैं, नमस्कार। छंद रचना कार्यक्रम में उपस्थित सभी सुधी जनों का स्वागत है। वैश्विक हिंदी संस्थान की ओर से आयोजित इस छंद रचना कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करना चाहूँगा कार्यक्रम के निर्देशक आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त जी और संचालक आदरणीय अग्रवाल जी जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तो कोई चूक हो गई मुझसे। हाँ, मेरे लिए अधिक अच्छा यही है कि मैं किसी चीज को टच न करूं, क्योंकि मुझे अधिक ज्ञान है नहीं इसका, कोई न कोई गड़बड़ी हो जाती है। आप सभी मित्रों का, सुधी जनों का पुनः पुनः स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में छंद रचना में मापनी और मापनी विज्ञान को विशेष रूप से समझना है। अभी मापनी बिल्कुल एक नया शब्द है हमारे नव आगंतुकों के लिए, और मापनी विज्ञान तो उससे भी और नया, साथ में कुछ जटिल भी देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों बहुत ही सरल हैं और सरलता के लिए इनका समावेश किया गया है। मुख्य हमारा उद्देश्य है छंद के व्याकरण को समझना। हम छंद के व्याकरण को समझें या लय के व्याकरण को समझें, एक ही बात, क्योंकि छंद जो है वास्तव में लय का व्याकरण है। ये हम प्रारंभ से कहते आ रहे हैं। तो हमको कुछ नियमों में, कुछ अनुबंधों प्रतिबंधों में लय को बांधना है, जिससे हम अलग अलग छंदों की लय को अलग अलग पहचान सकें। तो निश्चित रूप से सबकी व्यवस्था भी अलग अलग होगी, छंद भी अलग अलग प्रकार के हैं। अलग अलग प्रकार के छंदों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग व्याकरण है, अलग अलग नियमावली। तो हमें संक्षेप में यह भी समझना होगा कि छंद कितने प्रकार के हैं। फिर हम अलग अलग प्रकार के छंदों के लिए समझेंगे कि उनकी व्याकरण किस प्रकार बनाई गई है। तो मुख्य रूप से छंद दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो छंद होते हैं जो मात्रिक छंद है, जिनमें केवल मात्राओं की गणना होती है, मात्राओं पर विचार किया जाता है। और दूसरे वे छंद होते हैं जिनमें वर्णों पे विचार किया जाता है, उनको हम वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंदों में दो प्रकार के छंद हैं। एक ऐसे हैं जिसमें छंद के एक चरण में कितने वर्ण आएंगे ये निश्चित होता है।
छंद का चरण मोटे तौर से जान लीजिए, जैसे 4 पंक्तियों में छंद लिखा है तो यही 4 चरण कहलाते हैं, और सूक्ष्मता से फिर आगे देखेंगे। तो छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं ये निश्चित होता है, और प्रत्येक वर्ण का अलग अलग मात्रा भार क्या होता है ये भी निश्चित होता है। क्या हमने बताया कि वर्णिक छंद में जो एक पंक्ति है, एक चरण है, उसमें यह निश्चित है कि इतने ही वर्ण होंगे, न कम न अधिक। लेकिन उसके साथ यह भी निश्चित होता है कि एक एक वर्ण का मात्रा भार क्या होगा, यानी कौन लघु होगा, कौन गुरु होगा, कौन लघु होगा, कौन गुरु होगा, पूरा प्रारंभ से अंत तक एक निश्चित क्रम होता है। और दूसरे वर्णिक छंद वे होते हैं जिनमें वर्णों की संख्या तो निश्चित होती है, लेकिन मात्रा भार का कोई क्रम नहीं होता, अनिश्चित। अगर वर्णिक छंद है तो वर्ण की संख्या तो निश्चित होगी दोनों में, लेकिन अगर संख्या के साथ में मात्रा भार भी प्रत्येक वर्ण का निश्चित है तो वो एक प्रकार का वर्णिक छंद हो गया। और ऐसे छंदों को हम कहते हैं वर्ण वृत्त। वर्ण वृत्त, वृत्त भी छंद का ही नाम है, शास्त्रीय ढंग से यहाँ पे उसको वर्ण वृत्त कहा गया है, लेकिन वृत्त का मतलब भी छंद ही होता है। तो वर्ण वृत्त हो गया। और उसका दूसरा प्रकार है जिसमें कि वर्णों की संख्या निश्चित है लेकिन उनका मात्रा भार निश्चित नहीं। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण भी दे दें तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे उस दिन हमने एक उदाहरण दिया था, हम नए उदाहरण देके वही दोहराएंगे ताकि दिमाग में वही बैठे रहें और बात को समझने में कठिनाई ना हो। चलिए, वो कहीं चला गया। पहले तो देखें, वर्णों की संख्या निश्चित है लेकिन भार नहीं निश्चित। ऐसे छंदों में मुख्य नाम है घनाक्षरी का। बहुत प्रसिद्ध छंद है, घनाक्षरी लिख रहे हैं, घनाक्षरी बहुत लोग लिखते हैं। तो घनाक्षरी की विशेषता क्या है कि घनाक्षरी के एक चरण में 31 वर्ण होंगे, 16-15 पर यति होगी, और वर्णों का भार कुछ नहीं निश्चित है, प्रवाह हमें कहने में जो आ जाए वही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण लघु गुरु किस क्रम से होगा ये नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कहा, माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। अब इसमें वर्णों का भार क्या है निकाल लीजिए, कुछ होगा। लेकिन अगर इसी की दूसरी पंक्ति को पढ़ा जाए कि शब्द के तालाब में डुबाओ जितना भी चाहे, झूठ की किताब तृण तुल्य उतर आएगी, इसमें क्रम और होगा। चौथी पंक्ति पढ़े तो क्रम और होगा, पांचवी पढ़े तो क्रम और होगा, पांचवी होती नहीं, चारे होती, मैंने यूं ही कहते। तो 4 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में वर्णों की संख्या तो 31 होगी और 16-15 पे यति होगी, लेकिन उनमें लघु गुरु का कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। वर्ण वृत्त में वर्णों की संख्या भी निश्चित होगी और प्रत्येक वर्ण का मात्रा भार भी निश्चित होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आप जो भी लिखेंगे रहेगा गुरु की जगह गुरु और लघु की जगह लघु।
अब आप यहीं पे समझते चलिए कि एक चरण में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 16 वर्ण हैं और उनका निश्चित कर दिया गया लघु गुरु इस क्रम से होंगे। तो जब सारे लघु गुरु निश्चित हो गए तो ये क्रम जो बन गया इसी का नाम मापनी है। मापनी कोई जटिल चीज नहीं थी कि बहुत बड़ी कोई नई चीज आने वाली। लघु गुरु का जो क्रम है वही मापनी। अब अगर वो वर्णों में क्रम है तो उसको वर्णिक मापनी कहेंगे। वर्णिक छंद में जो प्रयोग होगी मापनी उसमें वर्णों का अलग अलग भार होगा और उसको कहेंगे हम वर्णिक मापनी। जैसे हम श्रगवणी छंद है तो उसके एक चरण में 12 वर्ण होते हैं और उनका लघु गुरु निश्चित है। गालगा 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 गालगा। पहला गा, दूसरा ल, तीसरा गा, चौथा फिर गा, फिर पांचवा ल, फिर छठा गा, गालगा 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 गालगा। अब ये 12 वर्णों का क्रम बिल्कुल निश्चित हो गया कि लघु गुरु इसी क्रम से आएंगे जो कोई रचना करेंगे। तो इस मापनी का नाम हम रखेंगे वर्णिक मापनी। अब दूसरे छंद पे आइए, मात्रिक पे। तो यहाँ पर हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि मात्रिक छंदों में लय को बांधने के लिए उतने सशक्त नियम नहीं है जितने वर्णिक में। वर्णिक में तो एक एक वर्ण की मात्रा निश्चित है और वर्णों की संख्या निश्चित है। अगर वैसा है तो लय में होगा, वैसा नहीं है तो लय में नहीं होगा, छंदभंग हो जाएगा। बिल्कुल कठोर नियम। लेकिन मात्रिक छंदों में लय को बांधने के लिए पहली बात तो ये बताई जाती है कि इसके चरण में मात्राएं इतनी होंगी। आपका इस समय जो चर्चित चरण है जिसको आप लोग मानस के पाठ में और चर्चा में बराबर प्रयोग करते हैं, चौपाई। तो चौपाई के एक चरण में 16 मात्राएं होंगी। अब उन मात्राओं का कोई क्रम निश्चित नहीं, कुछ प्रतिबंध होंगे कि ये 16 मात्राएं इस प्रकार से आए कि इनके अंत में गुरु लघु न हो, प्रारंभ में द्विकल त्रिकल त्रिकल न हो और सभी समकल हों, तो वो चौपाई हो जाएगी। इसमें जो तकनीकी शब्द हैं इनको समय पे बताएंगे। बस यूं जान लीजिए कि कुछ प्रतिबंध है। तो मात्रिक छंद में लय को परिभाषित करने के लिए कुछ प्रतिबंध बनाए गए। जितने मात्रिक छंद हैं उनमें सब में दिया रहता है कि इतने मात्राएं होंगी, यहाँ पे यति होगी और कुछ दो चार प्रतिबंध जुड़े होते हैं कि प्रारंभ में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, अंत में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, यति के पहले ऐसा होगा, यति के बाद ऐसा होगा। इस तरीके के प्रतिबंध होते। मैंने अनुभव किया और मेरे जैसे अनेक छंद पर कार्य करने वाले साथियों ने अनुभव किया कि मात्रिक छंदों को जब हम परिभाषित करना चाहते हैं, उनकी लय को परिभाषित करना चाहते हैं तो ये बड़ी बाधा आती है कि कुछ प्रतिबंध है, मात्राओं की संख्या है। तो कभी कभी क्या होता है, वो प्रतिबंध भी उनका भी पालन हो जाता है, मात्राओं की संख्या भी वही होती लेकिन लय वो नहीं होती। रचनाकार भटक जाता है, जाने नहीं मिलता। जैसे चौपाई है तो चौपाई में आप सभी लोग लगभग जानते हैं 16 मात्राएं होती हैं। उसके चरण में 4 चरण होते हैं। अब आप एक चौपाई बनाइएगा घर पे जिसके प्रारंभ में आए 2 मात्रा, उसके बाद फिर 3 मात्रा है, फिर 3 मात्रा है। जैसे हे राम राम, ये नोट कर। अब हे राम राम से प्रारंभ होने वाली कोई चौपाई बनाइए, एक पंक्ति बनाइए, ज्यादा नहीं। ये बिल्कुल निश्चित है कि इसकी लय चौपाई से भटक जाएगी, चौपाई नहीं होगी। क्यों? हे द्विकल है, 2 मात्रा है, राम में त्रिकल है और फिर राम में त्रिकल है।
तो द्विकल के बाद दो त्रिकल आ गए हैं, तो इसकी लय चौपाई की नहीं रह जाएगी, भंग हो जाएगी, अमात्रा 16 होंगी। तो ऐसे बहुत से व्यवधान पढ़ते हैं, इनकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। यहाँ पे केवल ये बताना चाहते हैं कि मात्रिक छंदों की लय को बांधना बहुत कठिन पाया गया। मैंने जब इस पर कार्य किया तो पाया कि मात्रिक छंदों में भी बहुत से छंद हैं जिनकी मापनी है, और हमने खोजना शुरू किया। एक छंद की मापनी खोजी, दूसरे खोजी, मिल गई, तीसरे खोजी, नहीं मिली, किसी की मिली, किसी की नहीं मिली। तो जिनकी मापनी मिल गई कि लघु गुरु का यही क्रम होगा, उनको समझना तो बहुत आसान हो गया। उदाहरण के लिए हम जिसकी चर्चा पहले कभी कर चुके हैं, एक विधाता छंद है। अब विधाता छंद की परिभाषा काव्य शास्त्र में दूसरे प्रकार से दी गई है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं, और पहली, 8वीं, 15वीं और 22वीं मात्रा सदैव लघु होती है। अब पहली, 8वीं, 15वीं और 22वीं मात्रा लघु होती है, अंत में गुरु होता है। इस बात से पकड़ में नहीं आता है लय क्या होगी, और इसका पालन होने पर भी लय भंग हो जाती। मगर हमने देखा कि विधाता छंद जब लिखा जाता है तो उसमें लघु गुरु का एक निश्चित क्रम होता है, और वो क्रम एक उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए। तो उसमें वो लघु गुरु का क्रम क्या है? लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, 4 बार। अब लगा गा गा में मात्राएं गिनिए, ल गा गा गा, तो कुल मिला के 7 मात्राएं हुई। ऐसी ही 7 मात्राएं 4 बार आई, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा, तो कुल मात्राएं 28 हो गई जितनी होनी चाहिए। और उन 28 मात्राओं को एक क्रम में रख दिया गया, तो ये मापनी बन गई। मगर इस मापनी में वर्णिक वाली मापनी में एक अंतर है। बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बहुतों के चेहरे पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी उलझन सी लग रही है, मगर ज्यादा नहीं है, देख के समझिएगा कि वहां लघु गुरु का क्रम था और एक एक वर्ण था। यहाँ अंतर इतना है कि वर्णों की संख्या निश्चित नहीं है। हम 2 लघु को मिला करके भी एक गुरु बना सकते हैं। अगर हम 2 लघु को मिला के एक गुरु बना लें, बनाने की छूट हो, तो वो मापनी कहलाएगी वाचिक मापनी। वाचिक अर्थ है उच्चारण के अंदर। तो मात्रिक छंदों में खोज की कि किन किन छंदों की मापनी हो सकती है, वो हमने खोज के एक तरफ कर दिए। फिर खोज जहां असफल हो गई कि उनकी मापनी बन ही नहीं सकती, उनको हमने दूसरी तरफ कर दिया, और मात्रिक छंदों को 2 भागों में बांट दिया है। इस चीज को बहुत ही कायदे से समझना है, तभी आगे के छंद समझ में आएंगे। मात्रिक छंदों के 2 भाग कर दिए, जैसे वर्णिक छंदों के 2 भाग। मात्रिक छंदों में पहले वे छंद हैं जिनकी मापनी निश्चित है, और दूसरे वे हैं जिनकी मापनी निश्चित नहीं है। जिनकी मापनी निश्चित है वो कहलाएंगे मापनी युक्त मात्रिक छंद, और जिनकी मापनी निश्चित नहीं है वे कहलाएंगे मापनी मुक्त मात्रिक छंद। मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कलम चला रहे हैं, उनको मौका दे रहा हूँ लिख सकते। तो मात्रिक छंद 2 प्रकार के हो गए, मापनी युक्त छंद और मापनी मुक्त छंद। वर्णिक छंद भी 2 प्रकार के हो गए, मापनी युक्त छंद यानी वर्णव्रत, और मापनी मुक्त छंद यानी वर्णिक मुक्तक।
तो मित्रों दो विभाजन हुए। पहला विभाजन हुआ मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। दूसरा विभाजन हुआ मापिनी युक्त और मापिनी युक्त। मुक्त और युक्त यानी मापिनी के साथ और बिना मापिनी के, दो प्रकार के। और ये दोनों प्रकार के छंद सभी में सम्मिलित हैं, मात्रिक में भी वर्णिक में। फर्क इतना है कि मात्रिक में मापिनी जो होगी वो वाचिक होगी और वर्णिक में जो मापिनी होगी वो वर्णिक होगी। अब एक और विभाजन है, वो ऐसे है, सुनने में बस समझ में आ जाएगा, लेकिन जान लेना जरूरी है क्योंकि आप छंद रचना को सीखने के लिए बैठे हैं। कि वर्णिक छंदों में जो 26 वर्णों तक के छंद हैं उनको साधारण छंद कहते हैं, और 26 वर्णों से जो आगे के छंद हैं 27 28 ज्यादा के, उनको दंडक कहते हैं। साधारण और दंडक, ये दूसरा विभाजन हो गया। दूसरा नहीं, ये तीसरा हो गया। पहला विभाजन मात्रिक वर्णिक, दूसरा विभाजन मापिनी युक्त मापिनी मुक्त, और तीसरा विभाजन साधारण और दंडक। उदाहरण नहीं देंगे क्योंकि हमें बातें बहुत सी करनी है, उदाहरण तो हम बराबर देते रहेंगे जब तक छंद का काम चलेगा। अब चौथा विभाजन आपको हम और बताना चाहेंगे, वो दोनों पे लागू होता है, मात्रिक पर भी और वर्णिक पर भी। कि अगर छंद के सभी चरण एक जैसे हों, एक जैसे कर कभी मत समझिएगा कि मात्राएं उनमें बराबर हों या वर्ण उनमें बराबर हों। एक जैसे माने उनमें मात्राओं की संख्या बराबर हो, उनकी प्रकृति भी बराबर हो। प्रकृति क्या होती है? लय होती है। तो सभी चरणों की अगर प्रकृति एक जैसी है, समान है, तो उनको हम कहेंगे सम मात्रिक छंद, और अगर वर्णिक है तो कहेंगे सम वर्णिक छंद। जैसे चौपाई है, यह सममात्रिक छंद है, और भुजंग प्रयात ले लें वर्णिक में तो वो समवर्णिक छंद हो गए। सम के बाद दूसरा आता है अर्ध सम। अर्ध सम का विशिष्ट अर्थ है कि अर्ध सम जो छंद हैं उनमें 4 चरण होते हैं और एकांतर क्रम में एक जैसे होते हैं। एकांतर क्रम का मतलब पहला और तीसरा चरण एक जैसा होगा और दूसरा और चौथा चरण एक जैसा होगा। एक छोटा सा उदाहरण भी ले लें, जैसे हमने ले लिया दोहा। अब दोहा से कौन नहीं परिचित है इस रामायण के मंच पर, मानस मंच पर दोहा चौपाई सभी जानते हैं। तो एक दोहा ले लीजिए, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय संकट हरण, ये है 13 मात्रा। मंगल मूर्ति रूप, ये है 11 मात्रा। तो 13 मात्राओं का जो चरण बनता है वो पहला चरण है, और 11 मात्रा का जो बना वो दूसरा चरण। देखिए दोहा लिखा 2 लाइनों में जाता है, 2 पंक्तियों में, लेकिन चरण 4 होते हैं। जो पहली पंक्ति लिखी जाती है उसके बीच में जहाँ अर्ध विराम होता है, तो अर्ध विराम के पहले एक पूरा चरण है वो, और अर्ध विराम के बाद जो है वो 11 मात्रा का दूसरा चरण है। फिर दूसरी पंक्ति में अर्ध विराम के पहले तीसरा चरण है और अर्ध विराम के बाद में चौथा चरण है। दोहे में बाकायदा विधिवत 4 चरण होते हैं। पंक्तियां दो दो पंक्तियों में लिखना आसान होता है, तो 11 13 24 ऊपर हो गई और 13 11 24 नीचे हो गई, तो 24 24 की पंक्ति बराबर हो जाती है। छापने में, लिखने में, पढ़ने में, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन चरण उसके 4 ही होते हैं। तो उसमें क्या विशेषता है
कि पहला और तीसरा चरण एक जैसा होगा, पहला और तीसरा एकांतर क्रम, और दूसरा और चौथा एक जैसा होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और पंथी को छाया नहीं, ये पहला और तीसरा एक जैसा। कह के देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बिल्कुल वैसे है, पंथी को छाया नहीं, ये पहला और तीसरा एक जैसे। अब दूसरा चौथा देखिए, जैसे पेड़ खजूर, फल लागे अति दूर, बिल्कुल एक जैसे है ना। तो दूसरा और चौथा एक जैसा हो गया, पहला और तीसरा एक जैसा हो गया। एकांतर क्रम में चरण जब समान होंगे तो इसको अर्ध सम कहें, अर्ध सम मात्रिक, ऐसे ही अर्ध सम वर्णिक। अब मैं तीसरा इसका बताने जा रहा हूं वर्ग। हम दोहराते जाते हैं क्योंकि बोलने में बहुत सी बातें दिमाग से इधर उधर हो जाती हैं, खिसक जाती हैं, तो हम दोहराते रहते हैं। तो अगर सभी चरण यानी चारों चरण एक जैसे हों, केवल मात्रा की संख्या में नहीं, वर्ण की संख्या में नहीं, प्रकृति में एक जैसे, तो हम उनको कहेंगे सम छंद। अब सम मात्रिक छंद और समवर्णिक छंद हो गए। अगर एकांतर क्रम में चरण एक जैसे हो, पहला तीसरा एक जैसा हो, दूसरा चौथा एक जैसा हो, तो वो अर्ध सम, अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम वर्णिक हो जाएगा। अब तीसरा सुनिए, अगर छंद सम भी न हो और अर्ध सम भी न हो, इन दोनों से जो बचे वो विषम कहलाता है। विषम मात्रिक, विषम वर्णिक। जैसे कुंडलिया है, जानबूझ के हम कुंडलिया का उदाहरण ले रहे हैं। कुंडलिया में एक दोहा होता है और नीचे एक रोला होता है, 6 चरण होते हैं, और 6 चरणों में प्रत्येक चरण की मात्रा 24। कुंडलिया में मात्रा सबकी 24। कोई अगर मोटे तौर से देखना चाहे, 24 मात्राएं जब 6 की हैं तो ये तो सम हो गया। तो मैंने जोर देके क्या कहा था कि मात्राओं की संख्या नहीं, प्रकृति भी एक जैसी होनी चाहिए। तो कुंडलिया में दोहे की जो पहली पंक्ति होती है ऊपर 1, फिर दोहे की दूसरी पंक्ति होती है 2, ये दोनों चरण एक जैसे होते हैं, कोई संदेह नहीं। लेकिन नीचे के जो 4 चरण हैं रोला के, वो उससे अलग हटके होते हैं। उसमें 11-13 का क्रम होता है, 11-13, 11-13, 11-13 चारों में होता है। तो ये कुंडलिया क्या हो गया, न तो सम हुआ, क्योंकि 6 चरण जो हैं वो प्रकृति में समान नहीं, न अर्ध सम हुआ कि पहला तीसरा और पांचवा एक जैसा होता और दूसरा चौथा और छठा एक जैसा होता, अर्ध सम भी नहीं। तो जो सम भी नहीं है, अर्ध सम भी नहीं, उसको हम कहेंगे विषम छंद। ये विषम मात्रिक हो गया, अब विषम वर्णिक हो गया। ये केवल जानकारी के लिए दिया है। हमारा यहाँ प्रयोजन केवल 2 बातों से है, उनसे आप एक बार फिर से जुड़ लीजिए कि एक प्रकार के छंद हैं जिनमें मात्राओं पर विचार किया जाता है, मात्रिक छंद। दूसरे प्रकार के छंद हैं जिनमें वर्णों पर विचार किया जाता है, वर्णिक छंद। और उनके भी 2 भाग हैं, एक वे जिनकी मापनी निश्चित है, जिनको कहेंगे मापनी युक्त छंद, और दूसरे वे जिनकी मापनी निश्चित नहीं है, कहेंगे मापनी मुक्त छंद। तो वर्णिक में तो मापनी युक्त, मापनी मुक्त पहले से चले आ रहे हैं, उसमें कुछ मैंने नया नहीं किया, क्योंकि जो वर्णवृत्त हैं वो मापनी युक्त हैं, और जो मुक्तक वर्णिक हैं जैसे घनाक्षरी वगैरह हैं, ये मापनी मुक्त हैं। पारंपरिक ढंग से जो पढ़ते आ रहे हैं वो वही पढ़ना है। लेकिन मात्रिक छंदों में जो कठिनाई थी लय को बांधने की, उस कठिनाई को दूर कर दिया है, केवल मापनी का प्रवेश वहां करा कि मात्रिक छंद भी अब 2 प्रकार के हो गए, मापनी युक्त, मापनी मुक्त। अगर मापनी युक्त है
तो अधिक दिमाग ही नहीं लगाना, मापनी समझिए सब कुछ समझ गए। अगर मापनी मुक्त है तो थोड़ा अधिक दिमाग लगाना पड़ेगा, लय का अनुकरण करना पड़ेगा, प्रतिबंधों को देखना पड़ेगा, और फिर सबके बाद भी उस छंद को जांचना होगा, कहीं अटकाव तो नहीं आता, कहीं भटकाव तो नहीं आता। अगर है तो फिर उसको देखना पड़ेगा कहाँ गलती हो रही। कठिन हो जाता है जिनमें मापनी मुक्त मात्रिक छंद है। अब मापनी के बारे में आपको ये जानकारी हो गई कि अगर वर्णों की के मात्रा भार निश्चित कर दिए जाएं तो वर्णिक मापनी हो जाती है, और अगर वर्णों की संख्या निश्चित न हो लेकिन मात्रा भार निश्चित हो तो वो वाचिक मापनी हो जाती है। ये मापनियां आती कहाँ से, कैसे इनका उद्गम हुआ है कि वास्तव में लय जो होती है एक तरंग होती है, और ये उस तरंग के टुकड़े होते हैं। कभी कभी एक ही टुकड़े को बार बार दोहराया जाता है, कभी कभी अलग अलग टुकड़ों को जोड़ा जाता है। तो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ेंगे वो जरा ज्यादा कठिन पड़ेगा। पहले आप एक ही टुकड़े को, टुकड़े का नाम है स्वरक, उसको हम छंद शास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे, स्वरक। तो एक ही टुकड़े से हम कैसे मापनी बनाएंगे, कैसे तरंग बनाएंगे, एक उदाहरण से समझ में आएगा। मैंने पहले भी कहा है कितना भी प्रवचन दिया जाए, लेकिन जितना उदाहरण से बढ़िया समझ में आता है उतना किसी परिभाषा व्याख्या से समझ में नहीं आता है। तो एक हम आपको तरंग दे रहे हैं, सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि एक स्वरों का योग है गाल गा गा, गा ल गा गा, गाल गा गा। अब इसी गाल गागा को अगर हम दोहराते चले जाएं, ये मापनी विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, मापनी का परिचय हो गया। अब आपको मापनी विज्ञान की ओर लेके जा रहे हैं। विज्ञान क्या है, क्योंकि विज्ञान तर्क सहित देता है बातों को, और जब तर्क पीछे होता है तो बातें भूलती नहीं, सदैव याद रहती। तो गाल गागा एक स्वरक हो गया, और इस स्वरक को हम दोहराते चले जाएं तो एक तरंग बनती जाए, गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गागा, हम दोहराते जा रहे एक तरंग बन गए। और इस तरंग के टुकड़े होते जाएंगे तो छंदों की मापनी बनती जाएगी। आवश्यक नहीं हर टुकड़ा मापनी बनाए, लेकिन अधिकांश टुकड़े उसमें से मापनी बनाते जा रहे हैं। समझिएगा कि हमने 4 आवृत्तियां ली, गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा। अब जरा बताइएगा, बताना क्या है, मन में सोचिएगा कि गाल गागा में कितनी मात्राएं, मन में सोच लीजिए, फिर हम बताएंगे, मिला लीजिएगा। गा ल गा गा, मात्राएं आपने सोच ली? 7 मात्राएं। अच्छा, देखिए किसी ने बता दिया, शायद नम्रता जी हैं, आवाज जहां तक मैं पहचानता हूं। तो गाल गागा में 7 मात्राएं। अब ये 4 बार अगर दोहरा दीजिए, गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गागा, तो 7 चौक 28 हो गए। ये 28 मात्रा की एक तरंग बन गई, यह मापनी हो गई। और यह मापनी हो गई एक छंद की जिसका नाम है माधव मालती छंद। अब आप म्यूट कर दीजिएगा माइक को जरा, उसमें फिर लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। तो गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गागा, यह मापनी हो गई माधव मालती छंद की। आपने माधव मालती छंद समझ लिया। अब व्याकरण में ज्यादा नहीं जाना, तकनीकी शब्दों को नहीं जाना। अगर आपने इतना पकड़ लिया कि माधव मालती की मापनी गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गागा है, तो आपने सब कुछ समझ लिया। इस मापनी में से आखिरी गा को हटा दीजिए, अंतिम गा को, तो बचा गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा। यह हो गई गीतिका छंद की मापनी। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए।
इसी में आपने बना है। और अब मात्राएं कितनी हो गई? 26 में से 28 में से 2 निकाल दीजिए तो बची 26। तो 26 मात्रा का ये छंद है जिसमें मात्राओं का क्रम निश्चित कर दिया। गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा। अगर ये क्रम है तो आपकी लय निश्चित होगी सही, गलत हो ही नहीं सकती, असंभव। और अगर यह क्रम नहीं है तो लय निश्चित रूप से खंडित होगी, ये भी निश्चित। ये मापनी विज्ञान। आप अपनी लय को खुद जांच लेंगे, गलती करेंगे तुरंत अपने आप में मालूम हो जाएगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। दूसरे की लय को भी तुरंत पकड़ लेंगे, मापनी से कब भटक रहा है अब कब मापनी पे चल रहा है। तो ये 26 मात्रा का हो गया गीतिका। अब इसमें से आखिरी गा को निकाल दीजिए, गीतिका में आखिरी गा को। तो बचा क्या? गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल। ये रूपमाला छंद हो गया। और इसमें मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 21, 3, 24 हो जाएंगी। ये 24 मात्रा का रूपमाला छंद हो गया। मापनी क्या है रूपमाला की? गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे गाल गागा में कोई लय भी बनती कि नहीं बनती, तो थोड़ा सा बीच में हम गा भी दें। बढ़िया तो नहीं आता है गाना, लेकिन कुछ तो समझ में आ ही जाएगा आपको। गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल। ये रूपमाला छंद है। इस समर की जीत से तो भली लगती हार, इसलिए आओ चलें इस धुंध के उस पार। गाल गागा गाल गागा गाल गागा गा। ये हो गया रूपमाला छंद। मात्राएं कितनी? 24। मापनी क्या? गाल गागा गाल गागा गाल गागा गा। छंद हो गया। अब छंद बहुत से पढ़ने, लेकिन मापनी विज्ञान बता रहे तो उदाहरण हमें देना पड़ेगा, बिना उदाहरण के सब बातें हवा में रह जाएंगी। अब ये जो आपने बनाया रूपमाला की मापनी, गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल, इसका आखिरी वाला जो ला है उसको निकाल दीजिए। हम एक एक करके घटा रहे हैं। तो जब ला को निकाल दिया तो बचा क्या? गाल गागा गाल गागा गाल गागा गा। और ये हो गया रजनी छंद। गाल गागा गाल गागा गाल गागा गा। फिर एक, अब इसको बहुत लंबा न करके ऐसे बताते जा रहे हैं। फिर आखिर में एक गुरु निकाल दीजिए तो रह जाएगा गाल गागा गाल गागा गाल गागा। ये हो गया सार्ध मनोरम। फिर एक गुरु को निकाल दीजिए, गाल गागा गाल गागा गाल गा, आनंद वर्धक हो गया। गाल गागा गाल गागा गाल, यानी एक और गुरु निकाल दिया तो गाल गागा गाल गागा और गाल, ये हो गया मनोरम गाल। इसमें से लघु को निकाल दीजिए, गाल गागा गाल गागा गा, ये हो गया मनोरम गा। और उस गा को भी निकाल दीजिए, गाल गागा गाल गागा, ये हो गया मनोरम। अब आपने देखा कि एक मैंने जो तरंग ली, उस तरंग से एक एक वर्ण निकालते चले गए, छंद बनते चले गए। इनके नाम ही तो याद करने रह गए। नाम आपको एक बार न भी याद हो तो मापनी ही खुद नाम है। भैया नाम नहीं याद है लेकिन हम लिख तो उसी मापनी पर रहे हैं। तो इतने छंदों का ज्ञान आपको एक तरंग से हो गया। जाने कितनी तरंगे हैं, जाने कितने टुकड़े हैं, जाने कितने छंद बनेंगे। वो छंद हम पढ़ाएंगे नहीं। हमने बताया है कि हमारे आपके बीच गुरु शिष्य का नहीं, भाईचारे भाई बहनों का नाता है। जैसे एक कक्षा में सब शिष्य विद्यार्थी बैठ के आपस में पढ़ते हैं, हम भी विद्यार्थी, आप भी विद्यार्थी, इस भाव से पढ़िएगा, आपको स्वयं समझ में आएगा। आप छंद की रचना करने लग जाएंगे अपने आप। अभी आपने देखा ना। अब ऐसे ही कोई दूसरी मापनी ले लीजिए,
लगा गागा लगा गागा लगा गागा लगा गागा, और एक एक गा निकालते जाइए, मापनी बनती जाएगी। कुछ गलत भी बनेगी, कुछ सही भी बनेगी, थोड़ा तो बाद में समझ में आएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि गुरु लघु वर्णों के क्रम से जो मापनी बनती है वर्णिक मापनी, मात्राओं के रूप में जो गुरु लघु की मापनी बनती है वाचिक मापनी, जो मात्रिक छंद मापनी में बांधे जा सकते हैं उनको मापनी युक्त छंद कहेंगे, जो मापनी में नहीं बन सकते उनको मापनी मुक्त कहेंगे। मापनी युक्त छंदों को समझना बहुत सरल, अगर मापनी मालूम तो सब कुछ मालूम, मात्रा भी नहीं याद हो तो तुरंत गिन लेना, अपनी मापनी कही उसमें गिन लिया मात्राएं कितनी, छंद की मात्रा आ गई। यति भी समझी जाती है, वो भी समय आने पे देखेंगे आप। अब जो मापनी मुक्त छंद रह गए उनको समझना कठिन है, ये हमने पहले कह दिया। मापनी जिसकी है वो तो बहुत आसान, लेकिन जिसकी मापनी नहीं उसको समझना कठिन। और कठिन आप पहले से समझ रहे हैं, क्योंकि मानस मंच पे जितने लोग बैठे हैं वो चौपाई छंद जरूर जानते हैं, और जो चौपाई छंद जानते हैं वो मापनी मुक्त छंद जानते हैं। क्यों? चौपाई एक मापनी मुक्त छंद है, और इस छंद को जानने के लिए बहुत व्याकरण की नहीं आवश्यकता है। चौपाई को किसी सरल लय में गाइए, बनावटी लय में नहीं, सरल लय में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, ये सरल लय। और छंद कोई और है, घुमा फिरा उस लय में गा देते हैं, किसी स्वर को बढ़ा के किसी घटा करके, तो वो लय मत पकड़िए, वो भी हम बताते हैं। जैसे रामायण की चौपाई को लोग भुजंग प्रयात पे गाते हैं, एक फिल्मी गाना है उसी पे ढाल के गाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। अब इसको गाने में हमने जाने कितनी मात्राएं बढ़ा ली। मंगल भवन बढ़ गई मात्रा, देखिए ध्यान दीजिएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, ये हमने भुजंग प्रयात की लय को ग्रहण कर लिया। अब वो एक फिल्मी गाने में है, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, उसी पे ढाल दिया मंगल भवन अमंगल हारी। अब ऐसी लय में गाएंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे कि चौपाई का स्वरूप क्या है। चौपाई के स्वरूप को समझना है तो साधारण लय में गाइए, मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, या और बढ़िया थोड़ी लय बना लीजिए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, ये है। अब इसमें यह होता है कि जैसे मंगल भवन अमंगल हारी को हमने मन में बैठा लिया, ऐसे गाया जाएगा, तो चौपाई इसी लय पे हम बना भी सकते हैं और परख भी सकते हैं। कोई गलत चौपाई है तो तुरंत पकड़ लेंगे कि आपकी लय भटक रही है, और अपने आप चौपाई बनाएंगे तो भी हम जान जाएंगे कि ये लय भटक रही। अभ्यास करके हमने चौपाई को खूब मजबूती से पकड़ लिया। ये उन छंदों को समझना बता रहे हैं जो मापनी युक्त नहीं है, मापनी मुक्त। मंगल भवन अमंगल हारी, ये। अब एक चौपाई के बाद दूसरी चौपाई रख दीजिए तो द्वि चौपाई हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। अगर ये पूरी लाइन को देखें तो ये द्वि चौपाई हो गई, एक चौपाई के चरण के बाद दूसरा चौपाई चरण हमने रख दिया। अब रोचक बात बता रहा हूं आपको,
कि दूसरे चरण में आखिरी एक मात्रा कम कर दीजिए। तो दूसरा चरण 16 का तो था, 16 में आखिरी एक मात्रा कम कर दी तो कितनी रह गई? 15। तो 16 और 15 हो गए 31। तो 31 मात्रा का एक छंद बन गया। इस छंद का नाम है वीर छंद या आल छंद। मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 श्री राम, ये हो गया आल छंद। मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। ये 15 मात्रा है। ये 15 मात्रा का जो टुकड़ा है ये वास्तव में खुद एक छंद है। उस छंद का नाम है जयकरी, और कभी कभी उसको चौपाई भी कह देते हैं। तो चौपाई में जयकरी जोड़ दिया तो बन गया वीर छंद आला छंद। ये कनेक्शन एक दूसरे से जोड़ देते हैं, साहचर्य संबंध जोड़ देते हैं, तो छंद समझ में आ जाते हैं। 16, 15, 31। अब इसमें से आखिरी जो लघु है उसको भी निकाल दीजिए। तो 16, 15 की जगह कितने हो गए? 16, 14। मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 रघुराई, ये लावणी हो गया। 16, 14 मात्रा का लावणी छंद हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 रघुराई, जय जय 4, जय जय 4, रघुरा 4 ई 2 मिलाकर के 14 हो। मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 रघुराई, ये लावणी छंद हो गया 16, 14 का। कुल मात्राएं 30। अब एक मात्रा और घटा दीजिए तो 16 और 13 रह जाएंगे। 16, 13 से प्रदीप छंद बनेगा जिसमें 13 मात्राएं वही होंगी जो दोहा वाली होती हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ। तो जैसे हम इसी को बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 श्री राम जी, जय 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 श्री राम जी। मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 श्री राम जी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। देखिए आ गया गाना। ये है प्रदीप छंद। अब बहुत संक्षेप में ही बता रहे हैं ताकि, इसलिए सब दे रहे हैं ताकि रोचकता पैदा हो। नहीं आप कहेंगे मापनी मापनी क्या मुसीबत है, कैसे समझेंगे। देखिए मापनी और मापनी के बिना, मापनी में समझना कितना आसान है, मापनी के बिना जो कठिन है उसको भी कितना आसान कर सकते हैं आप साहचर्य संबंध से। आप इस समय प्रदीप छंद ले रहे थे, 16, 13 मात्रा से बना है। 13 मात्रा दोहे के विषम चरण की है। अब इस 16, 13 में एक मात्रा आखिर वाली और निकाल दीजिए तो 16, 12 हो गए। 16, 12 से जो बना उस छंद का नाम है सार छंद। सार छंद कैसे? मंगल भवन मंगल हारी जय 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 रघुराई, जय 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 रघुराई। मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 रघुराई। ये सार छंद हो गया है जिसमें कुल मिलाकर के जय 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 रघुराई 4 4 4 3 बार आया तो 12 मात्राएं हो गई। और ये 16 और 12 मात्रा का सार छंद हो गया। अब इस सार छंद में भी आखिर से एक मात्रा निकाल दीजिए तो 16 और 11 मात्रा रह जाएंगी। और 16 और 11 मात्रा में 11 मात्रा वही होंगी जो दोहे के समचरण की, जैसे पेड़ खजूर फल लागे अति दूर। तो वैसा ही कुछ बना लीजिए जोड़ने के लिए। जैसे आपने जोड़ लिया जय 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 श्री राम, 11 मात्रा हो गई। तो मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 श्री राम, मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 श्री राम। ये हो गया सरसी छंद। और अगर इसमें भी एक मात्रा निकाल दें तो 11 की रह जाएंगी 10, 16 10 मिला के 26 और ये विष्णु पद छंद हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय रघुराई, जय जय रघुराई। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय रघुराई, ये विष्णु पद छंद हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक चौपाई से हमने शुरू किया तो उसका दुगुना द्वि चौपाई, एक मात्रा निकाली तो वीर छंद आल छंद बन गया। एक मात्रा और निकाली लावणी बन गया। एक मात्रा और निकाली प्रदीप छंद बन गया।
एक मात्रा और निकाली सार छंद बन गया, एक मात्रा और निकाली सरसी छंद बन गया, एक मात्रा और निकाली विष्णु पद छंद निकल बन गया। तो जो ये मापिनी मुक्त छंद हैं जिनको कि काव्य शास्त्र में समझना बहुत कठिन होता है, हम इस क्लास में उनको इस साहचर्य संबंध के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। और जो मापिनी युक्त छंद हैं उनमें कुछ भी नहीं करना है, केवल हमको मापिनी समझ लेनी है। अगर मापिनी समझ लिया तो छंद समझ लिया। इस समय जितनी बातें मैंने की हैं सब अधूरी हैं। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये कह देता हूं छंद समझ लिया, ये इस रूप में कहता हूं कि छंद की मुख्य चीज लय है, उस लय को समझ लिया। और लय के साथ में दो बातें और रहेंगी छंद में। वो क्या? उसकी तुकांत व्यवस्था क्या है, और दूसरी बात उसमें चरण की संख्या क्या है। जैसे कि 4 चरणों के जो सामान्य छंद हैं उनमें सब में पहले दूसरे का तुकांत एक होता है और तीसरे चौथे का तुकांत दूसरा होता है। लेकिन यही 4 चरणों के छंद जब वर्णिक छंदों में 21 वर्णों से आगे निकल जाते हैं, 22, 23, 24, 25, 26, तो चारों चरण जो हैं वो सम तुकांत हो जाते हैं, उनका तुकांत एक जैसा हो जाता है। और जो अर्ध सम है उसमें अलग नियम होगा, क्योंकि पहला तीसरा और दूसरा और चौथा, तो उसमें ज्यादातर नियम होता है दूसरा चौथा समान, जैसे दोहा। और किसी में पहला और तीसरा समान होता है, जैसे सोरठा, उसका उल्टा। और फिर विषम में अलग नियम होते हैं, जैसे कुंडलिया। कुंडलिया में पहली 2 पंक्तियों का तुकांत समान होता है और बाद की 4 पंक्तियां हैं उनका अलग समान होता है। तो अर्थ ये निकला कि हमको तुकांत व्यवस्था को समझना होगा। छंद अपने में पूर्ण कब होगा? जब 3 बातें होंगी। एक तो हम उसकी लय को, लय के व्याकरण को समझें, दूसरा चरणों की संख्या को समझें, और तीसरा तुकांत व्यवस्था को समझ लें। क्योंकि तुकांत व्यवस्था को समझना कोई कठिन नहीं है, केवल जानकारी चाहिए कि ऐसे तुकांत होना चाहिए। कौन कौन चरणों में तुकांत होगा, कौन अतुकांत होंगे, जान लिया बात खत्म हो गई। चरणों की संख्या एक बार जान ली, बात खत्म हो गई। लेकिन लय छंद का जो पहला लक्षण है, लय, वही मुख्य है जिसे हमें आदि से अंत तक समझना है। और हम आप मिल करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप ऐसे ही हमारे साथ चलते रहेंगे तो धीरे धीरे छंदों की लय को समझने में हम लोग सफल होंगे। धैर्य की भी थोड़ी आवश्यकता है, थोड़ी रुचि की आवश्यकता है, और जो बातें हो जाए उनका प्रयोग करने की आवश्यकता है। हम विज्ञान में विश्वास रखते हैं, जो चीज समझिए उसको प्रयोग करके देखिए। तो जो बातें आज बताई हैं उनको विभिन्न रूप में प्रयोग कीजिए। अगर छंद विज्ञान की किताब है, जहां तक मैं जानता हूं सभी लोगों ने छंद विज्ञान मंगवा ली है, तो उसमें देखें। जब आप उसमें चैप्टर देखेंगे मापनी विज्ञान, तो वो बहुत सी बातें नहीं मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ। वार्ता की बात अलग होती है, पुस्तक की बात और होती है। लेकिन पुस्तक में बहुत कुछ बच रहा है, उसको पढ़िए, समझिए। जहाँ पे बाधा हो वहाँ हमसे संपर्क करिए। आपका छंद रचना कोर्स का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उसी पे पूछिएगा जो अभी तक हो चुका है। आगे का ना पूछिएगा, क्योंकि आगे की बात बताने में व्यतिक्रम होगा। फिर उसको समझाने के लिए जो हो चुका है उसमें कहीं कोई विसंगति हो, कोई संदेह हो, तो आप उसको छंद रचना कोर्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा मोबाइल नंबर भी है, आप सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप में पूछेंगे तो आप पूछेंगे, हम बताएंगे, 10 लोग भी उसको देखेंगे और भी लोग देखेंगे, उससे ज्यादा लाभ होगा। व्यक्तिगत वार्ता 2 ही के बीच में सीमित रहती है। इस प्रकार आज हमने आपको जो बताया, मुख्य रूप से ये बताया कि मापनी एक बहुत बड़ा सूत्र है
जिससे हम छंदों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वर्णिक छंदों की वर्णिक मापनी होगी, जिसकी ज्यादा चर्चा आज हमने नहीं की है, समय आने पर उसकी करेंगे। और मात्रिक छंदों की वाचिक मापनी होती है, जिसकी चर्चा हमने एक उदाहरण से की है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से छंद हैं। और ये भी आपको बताया कि जो मापनी मुक्त हैं उनको भी समझने की कला विकसित की जा सकती है, जिससे हम उनको आसानी से समझ सकें। मेरी बात आज यहीं पर पूरी होती है। मैं कुछ समय इसलिए छोड़ रहा हूँ, खैर 2 ही 3 मिनट बचे हैं, कि आप में से कोई यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे आगे वो बात रख सकते हैं, हम आप मिल करके उस पर चर्चा करेंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम रेखा भाटिया है जी। और मैं काफ़ी सालों से अमेरिका में रह रही हूँ। 23 साल हो चुके हैं। तो जो आपकी संस्कृत वाली हिंदी है, कई बार समझने में थोड़ा तकलीफ होती है और उसको पूरा दिमाग में एक साथ फॉलो करने में थोड़ा बिखर जाता है। तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट डाला था ग्रुप में कि आप जो पढ़ाने वाले हैं, यदि वो आप पहले थोड़ा डाल देंगे कि आज हम ये वाला चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो वो जैसे हम मैं थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ी रीडिंग कर लेंगे, तो दिमाग में थोड़ा उसको फिर एक साथ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम जब पढ़ाई करते हैं तो चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं कि ये आज कवर होने वाला है क्लास में, तो थोड़ा आसानी होगी किताब खोल के, जैसे क्योंकि कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, सामने बोर्ड पे नहीं है। तो जो हम अभाषी हिंदी वाले हैं तो थोड़ा हमारे लिए सरल होगा। तो आप यदि उसमें सहायता कर सकें तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी होगी। आपकी समस्या जो है मैं समझता हूँ, और भी कई लोगों की समस्या होगी। बहुत अच्छी बात सामने रखी। पहली बात तो यह है कि मैं प्रयास करता हूँ कि हिंदी के जो तकनीकी शब्द हैं वो तो छंद शास्त्र में प्रयोग भी होते हैं, हम उसकी जगह कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम पहले सामान्य भाषा में भी बोल देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, हम पहले कहते हैं वो छंद जिनकी मापनी होती है, और फिर कहते हैं मापनी युक्त छंद। वो छंद जिनकी मापनी नहीं होती है, हम कह देते हैं मापनी मुक्त छंद। तो और भी आगे हम प्रयास करेंगे कि भाषा को और सरल बनाएं, लेकिन तकनीकी शब्दों को भी समझना होगा। अगर आपके पास छंद विज्ञान पुस्तक हो तो आप एक काम करिएगा, एक इसमें मैंने चैप्टर दिया है जिसका नाम है प्रवेशिका, पृष्ठ 29 पर। प्रवेशिका के अंदर अंतर्गत मैंने उन शब्दों की ही व्याख्या की है जिन शब्दों का प्रयोग छंद रचना में होगा। तो अगर उस प्रवेशिका अध्याय को आप पढ़ लेंगे पुस्तक में, तो उन शब्दों की जानकारी हो जाएगी जिन शब्दों का प्रयोग हम चर्चा में करते हैं। फिर भी यदि कोई शब्द समझ में ना आए तो आप उसे छंद रचना समूह में हमसे अलग भी पूछ सकते हैं। अगर आप प्रवेशिका को पढ़ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है कि नहीं? और बताएं किसी को समस्या हो। मैं आपको बता दूं कि छंद शास्त्र अगर हम मौलिक भाषा में समझाने लगे तो इससे भी कठिन होगा। अभी गणों की हमने चर्चा नहीं की, मैं घड़ी देख के मैंने रोक दिया, नहीं तो मुझे थोड़ा गणों के बारे में भी बताना था। सही और बात। उन्हीं गणों की वजह से छंद शास्त्र कठिन हो गया है, लेकिन हमने गणों को बिल्कुल निकाल दिया बाहर। हमारा कहना केवल लघु गुरु जानिए, पूरा छंद शास्त्र समझ में आ जाए। लेकिन समझने के लिए हमने निकाल दिया है, बाकी ऐसा नहीं कि उनको बाहर कर दिया है, उनको भी समझना होगा। रचना समझने के लिए लघु गुरु काफी है, लेकिन छंद शास्त्र समझने के लिए गण भी समझना जरूरी है। जब आप दूसरे से बात करेंगे, वो गणों बात करेगा, तो आप कहेंगे हमको तो मालूम नहीं, तो आप पिछड़े क्यों हैं? हम आपको गण भी बताएंगे, जानकारी उसकी भी होनी चाहिए, तभी आप सबके बीच में संबंध जोड़ पाएंगे। नहीं तो वहीं तक संबंध रहेगा जहां तक हमारी बात चलती, हम तो लघु से समझा देते हैं, हर व्यक्ति तो नहीं मानेगा इसको, न समझ पाएगा। जैसे कि आपको पूरे विश्व में अपने संबंध स्थापित करने हैं तो अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी, हिंदी की रट लगाने से काम नहीं चलेगा। हिंदी भी सीखिए, अंग्रेजी सीखिए। तो लघु गुरु और लघावली के आधार पर छंदों की व्याख्या इसलिए समझिए कि सरल है, रचना करने में आसानी रहेगी, आपको समझने में आसानी रहेगी। लेकिन गणों की बात भी समझिएगा
क्योंकि उसके द्वारा आप अन्य विद्वानों से संपर्क स्थापित कर पाएंगे, और वो भी आवश्यक है। आज नहीं मैं कर रहा हूँ, अगले दिन अगले उचित अवसर पर मैं गणों की चर्चा भी करूंगा। प्रवेशिका में मिलेगा सब लोग। और किसी कोई समस्या? निसंकोच भाव से अपनी समस्या रखें, माइक को अनम्यूट कर दें, अपनी बात कहें। किसी को कोई समस्या नहीं है तो अभी हम नाम भूल गए हैं जिन्होंने समस्या रखी थी कि पहले से मालूम हो तो हम उस चैप्टर को तैयार करके आया करें, उस अध्याय को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगले दिन हमारा जो अध्याय है वो होगा सममात्रिक छंद। हमने भी बताया था मात्रिक छंदों में वे छंद जिनके सभी चरण समान होते हैं। समान का अर्थ मात्राएं भी समान होती हैं, मात्राओं की संख्या भी समान होती है और प्रकृति भी समान होती है। तो सममात्रिक छंदों की हम चर्चा अगले दिन करेंगे। ये बहुत कठिन काम है कि 60 मिनट में हम सममात्रिक छंदों की विस्तार से चर्चा कर सकें। इसलिए हमने थोड़ी सी चालाकी भी की है कि आज मापनी के साथ साथ काफी उस विषय को भी ले लिया है जो सममात्रिक छंदों की चर्चा में आएगा, और इससे क्या होगा कि वहां पर समझने में आपको आसानी रहेगी। तो संप्रति मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर संभव हो तो सममात्रिक छंद वाला अध्याय थोड़ा पढ़ के आए, क्योंकि उसमें हम 2-4 ही उदाहरण दे पाएंगे। सारे छंदों पे चर्चा तो संभव ही नहीं 60 मिनट में। लेकिन होता यह है कि जब कुछ चीजों को कारण सहित समझ लिया जाए, तर्क के साथ समझ लिया जाए, तो उसी तर्क के आधार पर उस प्रकृति की जितनी चीजें वो अपने आप समझ में आने लगती हैं। हमको सारे छंदों की चर्चा नहीं करनी है, छंद को समझने के लिए एक दृष्टि विकसित करनी है, वो दृष्टि विकसित होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, और उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। अगले दिन आपसे फिर भेंट होगी। कुछ किसी को अब भी कहने का मन हो तो आप कह सकते हैं, नहीं तो मेरी ओर से आज चूंकि आदरणीय ओम गुप्त जी है नहीं तो वो समापन करते। मैं भैया अग्रवाल जी से कहूँगा कि वे चाहें तो अपने शब्दों से आज के इस कार्यशाला का समापन करें। धन्यवाद ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा रहा आपका प्रोग्राम। पहले मैंने फ्रैंक सही कहूँ तो मैंने पहली बार सुना है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इतना ज्ञान भी नहीं है, पर काफ़ी कुछ नया जानने को मिला। आशा है सभी को वो अच्छा लगा होगा। अगर किसी को कुछ कहना है आज के पाठ के बारे में तो वो कह सकता है कुछ, नहीं तो हम कार्यक्रम की भी समाप्ति कर देंगे। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ अवश्य। हम लोग चर्चा कर रहे थे एक दिन अपने रामचरित मंथन पे कि चौपाई के बारे में। चौपाई में 16-16 मात्रा के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण। एक चरण को क्या बताते हैं? एक चरण को हम लोग बात कर रहे थे, जैसे जब तुलसीदास जी कहीं 4 चरणों में लिखते हैं, कहीं 2 ही चरण लिख के छोड़ देते हैं, तो उसको क्या बताएंगे? 2 दोहों के बीच में जो चौपाई आती हैं उनके चरणों की संख्या 4 की गुणक होनी चाहिए। आपका अर्थ यह है कि 4, 8, 12, 16, 20, और मान लीजिए कुल चरणों की संख्या 22 है, तो 20 चरणों से तो बन गई चौपाई 5। आप जो कहना चाहते हैं मैं उस बात को रख रहा हूं सबके आगे, शायद यही आप कहना चाहते हैं कि अगर कुल मिला के 22 चरण हैं तो 22 चरणों में 20 चरण से तो बन गई 5 चौपाई। अब 2 चरण बचे, ये क्या है? यही तो आप पूछना चाहते हैं जी। ये कहीं कहीं पे है, पूरी रामायण में नहीं है। कहीं कहीं 2 दोहों के बीच में 4-4 चरण की चौपाई बनाने के बाद 2 चरण बच रहते हैं। या इसको दूसरे ढंग से आप समझना चाहें कि 2 चरण की एक पंक्ति होती है। जो रामायण लिखी जाती है उसमें 2 चरण
दाहिने बाएं लिखे जाते हैं और एक पंक्ति हो जाती है। तो दो पंक्तियां मिला के एक चौपाई हो जाएगी, उसमें 4 चरण हो जाएंगे। तो पंक्तियों की संख्या सम होनी चाहिए। जब सम होगी यानी 2, 4, 6, 8 होगी तभी तो पूरी चौपाई बनेगी। लेकिन अगर वो संख्या 9 है, 9 दूनी 18 चरण हो गए, 18 में 16 चरण की 4 चौपाई होगी, अब बाकी बच गए 2 ही चरण। तो मित्रों ये एक विसंगति है। छंद शास्त्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। तुलसीदास से ये विसंगति हुई या उनकी लिपि को हस्तांतरित करने में कहीं किसी से विसंगति हुई, दोनों बातें हो सकती हैं। तुलसीदास को हम महान कवि मानते हैं, परम पूज्य हैं और उनका आदर्श ऐसा है कि कुछ कहने में जुबान लड़खड़ाने लगती है, लेकिन मनुष्य हैं, महामानव हैं, लेकिन हैं तो मानव ही, और मानव जहाँ है वहाँ त्रुटि हो सकती है, चूक हो सकती है। तो तुलसीदास ने ये जो 4-4 चरणों की चौपाई होनी चाहिए उसके हिसाब से न करके कहीं कहीं 2 चरण बच रहते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। यानी 2 दोहों के बीच में 2 चरण बच रहते हैं या कहीं एक पंक्ति बच रहती है, तो उस एक पंक्ति को छंद नहीं माना जाएगा, यह एक विसंगति है। लेकिन तुलसीदास सच पूछिए महामानव नहीं, हम सबके लिए भगवान जैसे हैं, तो हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनका सम्मान करने के लिए उस एक लाइन को, एक पंक्ति को अर्धाली का नाम दिया गया है। ये मेरी ओर से नहीं है, ये सभी साहित्यकारों ने सर्वसम्मति से उसका नाम अर्धाली रखा है। अर्धाली का छंद शास्त्र में कोई स्थान नहीं, किसी छंद शास्त्र में आप इसको नहीं पाएंगे। लेकिन तुलसीदास जी का सम्मान करने के लिए जो एक पंक्ति की चौपाई शेष बच रहती है, चौपाई तो नहीं कहेंगे, एक पंक्ति जो बच रहती है अर्थात 2 चरण जो बच रहते हैं, उसका नाम अर्धाली रख दिया गया है उनके सम्मान के लिए। यह चीज अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि महामानव तुलसीदास जी ने लिखा है तो नतमस्तक होकर हम उसको स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, लेकिन अनुकरण उसका नहीं करेंगे अपनी रचना। धन्यवाद, थैंक यू। स्वागत है। और कहीं कोई बात हो? अग्रवाल जी, आदरणीय श्याम प्रकाश अग्रवाल जी, बस एक कोई जल्दी, प्रश्न मेरा है। कोई जल्दी नहीं है और हमको भी कोई जल्दी नहीं है। कि मंगल भवन अमंगल हारी जी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, ये पूरी चौपाई नहीं मानी जाएगी? ना ना ना, अच्छा, इसके बाद की एक पंक्ति और जोड़ी जाएगी तब वो पूरी चौपाई होगी। ये अर्धाली है। हम लोग लोक भाषा में बोलचाल में खूब कह लेते हैं ये चौपाई हो गई, लेकिन ये शास्त्रीय आधार पे बिल्कुल चौपाई नहीं, कहीं कोई संदेह ही नहीं। बताइए, हम समझते थे कि अर्धाली माने इसका भी आधा मंगल भवन अमंगल हारी। हम भी आधी जिंदगी तक यही समझते रहे, आधे जीवन तक हम भी समझते रहे, बाद में समझ में आया ये चौपाई नहीं है, 2 पंक्तियां मिला। बहुत अद्भुत, धन्यवाद धन्यवाद जी। धन्यवाद सर जी। हाँ, अच्छा अच्छा, आवाज स्पष्ट नहीं आई है इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ सर, आज थोड़ा सा वाईफाई का प्रॉब्लम है इसलिए आवाज नहीं आ रही। डूब गया, अब तीरथ में मैं डूब गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कोई और कह रहा है, आवाज नहीं स्पष्ट है लगता है जी। हमें लगा था कोई कुछ दूसरा भी कोई कुछ बोल रहा है। दोनों तरफ से आ रही थी आवाजें। हाँ हाँ हाँ, तो दोहरा लें आप, कोई ऐसी बात नहीं है। जिज्ञासा रह गई तो लाभ ही क्या है इस कार्यक्रम का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करें आप। अगर आप कोई आचार्य जी असुविधा ना हो तो एक प्रश्न पूछूं। मैं राजरानी शर्मा बोल रही हूँ। हमको प्रश्नों में ही सुविधा है, जितने प्रश्न पूछेंगे उतनी सुविधा है। नहीं, ये कि प्रदीप छंद आपने बताया और प्रदीप जी का गाना उसमें था, तो क्या प्रदीप छंद बाद में बना है कि पहले से ही प्रदीप छंद था? ये बड़ी जिज्ञासा हो रही है। बहुत सही प्रश्न किया है। प्रदीप छंद है ही नहीं छंद शास्त्र में। अच्छा,
तो ये ये हमने उनके गाने के बाद इसको प्रदीप छंद नाम दिया गया। उनके गाने को सुन के हमने उसका नाम रख दिया, छंद है, और इसको हमने समावेश दे दिया। यही भ्रम मिटाना चाह रही थी, यही। और एक रोचक बात यहाँ बता दें आपको। जी जी। ये सब बातें बड़ी आश्चर्यजनक लगने लगती कभी, कि प्रदीप जी इतने सम्मानित कवि रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बाद एक भी गाना, एक भी गीत उन्होंने अमर्यादित नहीं गाया, ये सबसे बड़ी बात। तो इस सम्मान के साथ में मैंने ये इस छंद को जब उसमें से निकाला उनके गीत से, कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, तो इस छंद को एक स्वरूप दिया, एक नाम दिया। तो नाम मैंने उन्हीं का दिया, ये उनके सम्मान के लिए। अब आपको रोचक बात बताएं कि ये गीत पढ़िएगा, मुझे याद नहीं पूरा है, तो इसके अंतरे जो हैं वो भटक जाते हैं। इसके कुछ अंतरे तो प्रदीप छंद में ही है और कुछ अंतरे जो है लावणी में चले जाते हैं, यानी 16-13 की जगह 16-14 पे चले जाते हैं। आप गाने को जब सुनिएगा तो अपने आप समझ जाइएगा। तो ये फिल्म में चलता है। फिल्म के जब भी उदाहरण हम देंगे तो प्राय ऐसा होगा कि पूरा गीत उस पर नहीं उतरेगा, हम जो पंक्ति देते हैं बस उतने तक समझिए। फिल्म को स्वतंत्रता है, वो तो अलग संसार है, अपने जैसे चाहता है वैसे प्रयोग करता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है कि आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, कितनी प्यारी लय है। तो लय है तो उसका छंद होना चाहिए। छंद हमको मिला नहीं छंद शास्त्र में, जहां तक हमने पुस्तकें देखी, तो हमने कहा इसका नया नाम रख दें, इसका विधान बना दें। हमने उसका विधान बना दिया और नाम में उन्हीं का नाम दे दिया जिनके गीत को लेकर के ये छंद निकला। जैसे राग के नए नामकरण मान संगीतकार देते हैं और ऐसे ही ताल के भी दिए जाते हैं, ऐसे आपने छंद का नाम दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। छंदों के नामकरण सब ऐसे हुए हैं। देखिए जो छंद बनाता है उसको अधिकार होता है उसका नाम रखे, दूसरे को अधिकार नहीं होता उस नाम को बदले। जैसे किसी छंद का नाम किसी ने उल्लाला रख दिया, अब कोई कहे मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगे या न लगे, जिसने रख दिया है उसका सम्मान पीढ़ी दर पीढ़ी हम करेंगे, ये हमारी परंपरा है। दूसरा होता है कि एक नाम से दूसरा नाम निकाला जाता है। जैसे मनोरम छंद से मनोरम में गा जोड़ दीजिए तो छंद बन गया मनोरम गा, गाल जोड़ दीजिए तो मनोरम गाल बन गया। अच्छा और बताएं आपको, एक छंद है दिग्पाल। छंद नहीं बताएं, खाली नाम की बात करेंगे। अब दिग्पाल की 2 मात्रा निकाल दीजिए तो एक छंद और बन जाता है। तो लोगों ने सोचा इसका क्या नाम रखें, उसका नाम दिग्वधू रख दिया। दिग्पाल है पुल्लिंग और दिग्वधू है स्त्रीलिंग। महिलाओं की ऊंचाई कम होती है, पुरुषों की ऊंचाई ज्यादा होती है। यही सोच के उन्होंने कहा कि दिग्पाल में 2 मात्रा निकालने से जो बना वो दिग्वधू। और दिग्पाल का आधा करने से भी एक छंद बन गया। तो कहा अब इसको क्या करें, तो कहा बच्ची है इसका नाम दिग्बाला रख दो, दिग्बाला रख दी। इस प्रकार से बहुत से छंदों के नाम एक दूसरे से संबंधित करके रखे गए हैं और एक वैज्ञानिक पद्धति भी हमने विकसित की है, उसकी समय आने पे चर्चा करेंगे। जो मापिनी युक्त छंद है उसका नाम आप वैज्ञानिक ढंग से रख सकते हैं बिना किसी की सहायता लिए, लेकिन केवल उसी छंद का नाम रखा जाएगा जिसका पहले से मौजूद न हो। जो पहले से मौजूद है उसमें हस्तक्षेप नहीं करने की आवश्यकता है कि हम पिताजी ने हमारा नाम रख दिया, हम कहें नहीं हम वो नहीं मानेंगे, दूसरा नहीं। पिताजी का सम्मान मृत्यु पर्यंत करेंगे, नाम उनका दिया रहेगा, उपनाम लगा लेंगे। हम ओम प्रकाश मिश्र हैं तो हम नीरव लगा लेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश मिश्र को हम मृत्यु पर्यंत नहीं बदलेंगे, ये उनका सम्मान। ऐसे ही छंदों के नामों का हम सम्मान करते हैं। जहां नाम नहीं होता है वहां नया प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदीप छंद नहीं था, नाम नहीं था, हमने उसका नाम रख दिया। अब भाई संयोग से कहीं हो भी तो हम क्षमा मांग लेंगे, हम फिर उसको मान लेंगे, इसमें कोई दुराग्रह नहीं होता। और फिर एक छंद के 2 नाम होते हैं। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे छंद विज्ञान तो किसी किसी छंद तो राजरानी जी कहती हैं आप नीरव नहीं, आप तो कलरव हैं। तो धन्यवाद। खैर तो इस पर हम छंद एक सुनाते रहते हैं, फिर कभी सुना देंगे आपको। तो कहने का अर्थ यही है कि
जो नाम है उनका सम्मान करना है, जब नाम ना हो तो हम उसका प्रयोग करेंगे। और वर्णिक छंदों से जब मात्रिक छंद बनाते हैं तो भी नामकरण कर लेते हैं, लेकिन तब करते हैं जब पहले से नाम ना हो। हर जगह ये जुड़ा हुआ है, तो पहले से यदि नाम है तो हमारा अधिकार नहीं हम नया नाम रखें। लेकिन बहुत से छंद ऐसे उनके पहले से ही 4-4 नाम हैं, 5-5 नाम हैं, और एक नाम के कई छंद हैं। तो जो कुछ पहले से चला रहा है उसमें हमको हस्तक्षेप नहीं करना है, अपने पूर्वजों का सम्मान करना है। केवल समझने के लिए हम अपने विचार को बदल लेंगे कि भाई एक नाम के 3 छंद हैं, अलग अलग समझ लेना कि गीतिका एक मात्रिक भी है और गीतिका एक वर्णिक भी है, और गीतिका वर्णिक में एक नहीं बल्कि 2 हैं, तो 3 गीतिका छंद हो गए। तीनों का जब जब आएगा तो हम समझ लेंगे परंपरा का सम्मान करते हुए। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न ना हो तो सभा को समाप्त कर दिया जाए अभी। एक मिनट श्याम। हाँ आचार्य जी प्रणाम, मैं ओम बोल रहा हूँ। हाँ, अरे नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम आपको। हाँ, मेरे हाथ में फोन है इसलिए आपको दोनों हाथ जोड़ नहीं पा रहा इस समय। मैं हाँ इस समय मैं बाहर हूँ, जैसे आपको मैंने लिखा था, और सब मित्रों को प्रणाम। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बता रहा हूँ, इससे मैं बहुत शामिल, देख लीजिए आप सब लोगों को। जी यहाँ जी, पर बड़ा मनोरम दृश्य है। हाँ, बहामास एक छोटा सा टापू है, और सब परिवार बाल बच्चों के साथ यहाँ पर मैं आया हुआ। तो अभी थोड़ी देर पहले आया, आपका पिछले 20 मिनट मैंने क्लास में सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बढ़िया क्लास आपने पहले से हमें सूचित किया था कि इस कार्यक्रम में आप नहीं रह पाएंगे, बाहर जाएंगे। इसके बाद भी समय निकाल करके मोबाइल से जुड़ करके आप हमारे बीच आए और अपना आशीर्वाद इस पूरे कार्यक्रम को दिया। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको नमन करता हूँ और हृदय मेरा आनंदित। अरे क्या कह रहे, क्या बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब क्लास चला रहे हैं और सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस मैंने चलते चलते मैंने सबको आपको राम राम कर लूँ, सब भाई बहनों को राम राम कर लूँ। चलिए प्रणाम, जय श्री राम जी। प्रणाम गुरु जी को चरण स्पर्श। अच्छा, आज बहुत आनंद आया। सभी को नमस्कार।